दूसरा प्रॉब्लम है hollow tennis ball falls vertically on a rough horizontal ground with vertical velocity u and angular velocity omega about a horizontal axis. The coefficient of restitution between ground and ball is E. If the ground is sufficiently rough to prevent slipping, find the angular velocity of the ball just after impact. Find the horizontal distance range after which the ball will hit the ground again. एक हॉलो टेनिस बॉल है जो वर्टिकली गिर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ ग्राउंड विथ वर्टिकल वेलोसिटी u एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि गिरने से जस्ट पहले उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में u है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब इस बॉल का इस ग्राउंड से इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट होने के बाद ये रिबाउंड करेगा, रिबाउंड करने के बाद ये ऐसा कुछ ट्रेजेक्ट्री लेगा, इस तरह प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करके यहाँ तक आएगा। तो क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ पूछा है, पहला तो कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ओमेगा क्या है उस बॉल का और ये डिस्टेंस r कितना है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये जब बॉल वर्टिकली गिरा है तो ये वर्टिकली ऊपर वापस चला जाना चाहिए, ये आगे क्यों जा रहा है? यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है, आगे क्यों जाएगा, सोचिए क्यों जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो जब ये बॉल जो है इस ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगा, इस जगह पर स्लिपिंग नहीं होगा। उस स्लिपिंग को कौन प्रिवेंट करेगा? उस स्लिपिंग को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा। उस स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किस डायरेक्शन में लगना पड़ेगा? सोचिए किस डायरेक्शन में लगना पड़ेगा? टुवर्ड्स राइट लगना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगना ही पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा मैं समझाता हूँ डिटेल में। जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी से ये आ रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास क्या क्या वेलोसिटी होगी? बहुत सिंपल, एक तो u सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो रहेगी ही, साथ ही साथ ये ओमेगा के कारण, इस रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी के कारण इस पॉइंट के पास तो ओमेगा r इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी के कारण यहाँ पर स्लिपिंग होना चाहेगा लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये सफिशिएंटली रफ है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बोलेगा कि भाई तू क्यों स्लिपिंग करना चाहता है, तू स्लिपिंग मत कर। तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में आना ही पड़ेगा, टुवर्ड्स राइट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है वैसा फोर्स जो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का है और छोटे से टाइम में लग रहा है। तो अब आप कहिए कि ये इम्पल्सिव फोर्स कौन सी बला है? ये इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए क्या होगा, नॉर्मल अगर मान लीजिए कि ओमेगा नहीं भी रहता तो भी अगर आप एक बॉल को नीचे ग्राउंड पे रिबाउंड करते हैं तो अगर ये u वेलोसिटी से आ रहा है तो ऊपर ये मान लीजिए कि v वेलोसिटी से ऊपर चला गया तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? m इंटू वी माइनस ये प्लस u हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे वाले को हम लोग माइनस लेंगे तो माइनस u हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस माइनस u हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया m इंटू वी प्लस यू। ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ? बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हुआ, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा t, ये हो गया फोर्स। तो ये फोर्स क्या है? इम्पल्सिव फोर्स हुआ ना, क्योंकि फाइनाइट चेंज इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल लग रहा है। तो ये जो फोर्स है उसको मैंने n लिखा है क्योंकि ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जब भी किसी बॉल का ग्राउंड से इम्पैक्ट होता है तो यहाँ पर एक इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन n तो आता ही है, तो ये इम्पल्सिव फोर्स तो आता ही है। और ध्यान रखिए ये जो इम्पल्सिव फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है ये mg के बराबर नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा होता है। इस n को आप mg या ma वगैरह से कंफ्यूज मत करिए, नाम बस मैंने n दे दिया है क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये जो इम्पल्सिव फोर्स है ये mg से बहुत ज़्यादा होता है। ये इम्पल्सिव फोर्स क्यों आया? जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट की बात हो रही है। मान लीजिए इसका वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट है vy और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ओमेगा 1 है। तो यही ओमेगा 1 हमें फाइंड करना है अभी। तो ये जो हमने इस कलर से लिखा है ना, ब्राउनिश कलर से, वो है वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो ये नॉर्मल n फोर्स जो है वो इम्पल्सिव क्यों होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? आप अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m
इंटू वी वाई माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है माइनस यू। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स लग रहा है एन इंटू डेल्टा टी। तो ये तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या लिखा है, LHS में है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। ये क्या होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो n है ना, ये mg के बराबर नहीं है। इस n को आप वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, कि अच्छा ये mg नीचे लग रहा है, मान लो ऊपर एक्सेलरेशन a हो रहा है, तो n इज इक्वल टू mg माइनस ma, वो सब करते थे, वो ये वाला n नहीं है, बस नाम इसका n है। इसको कहते हैं इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, बहुत ही छोटे से टाइम में लग रहा है, डेल्टा टी टाइम में लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वो उस छोटे से टाइम डेल्टा टी में लग रहा है और फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस इम्पल्सिव फोर्स लगने के बाद ये बॉल फिर से वापस ऊपर उछल जाएगा, तो ये n लगना बंद हो जाएगा, बात खत्म। तो इसलिए ये वाला जो n है ये mg के बराबर भी नहीं है, इसलिए उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये n बहुत ही छोटे टाइम डेल्टा t उस टाइम में लगता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और n इंटू डेल्टा टी करने में हमें ये मिलता है चेंज इन मोमेंटम। वो कितना है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि ये n तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, वी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस u कर दिया। तो ये हो गया पहला इक्वेशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन मोशन। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए कि ये जो बॉल है इसके पास तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी आ गई vx। इनिशियली क्या थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 थी, तो छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम हुआ। कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, m इंटू वी एक्स माइनस 0। अब ये चेंज इन मोमेंटम कौन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने अभी लिखा था ना F, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको बना भी दें, F ये इधर की तरफ है, F इंटू डेल्टा टी। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी देखिए बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये कहलाता है इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये लगता बहुत ही छोटे टाइम के लिए है। जब तक यहाँ पर कोलिजन हो रहा है बॉल का ग्राउंड से, उसी छोटे से टाइम इंटरवल में ये फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें ध्यान ये भी दीजिएगा कि आप वो सब कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि इस f को हम लोग म्यू एन से सब्स्टिट्यूट कर दें या f इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एन करें, क्योंकि ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है ना, उस दौरान f और n में क्या खिचड़ी पक रही है कोई नहीं जानता, इसलिए उसको भूल जाइए और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधे सीधे f को f लिखिए ना, और मैं ये हमेशा कहता हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स में f को f ही रहने दीजिए, इसको म्यू एन वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। तो ये दूसरा इक्वेशन हमने लिखा। दूसरे इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि ये जो बॉल है इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ गई, इनिशियली नहीं थी। इनिशियली ये बॉल वर्टिकली गिर रही थी, बिल्कुल सीधा सीधा नीचे गिर रहा था, लेकिन इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी vx आ गई। अगर ये रोटेशन नहीं होता, अगर ये ओमेगा नहीं होता तो ये vx भी नहीं आता, क्योंकि ओमेगा हुआ तभी तो यहाँ पर स्लिपिंग होने की टेंडेंसी हुई। उस स्लिपिंग को रोकने के लिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन महाशय आ गए, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये vx आ गया। तो सारा गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ओमेगा के कारण। यानी कि अगर आप एक टेनिस बॉल को सीधे सीधे ऊपर से नीचे गिरा देते हैं v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से विदाउट एनी रोटेशन, तो ये वापस vy वेलोसिटी से ऊपर चला जाएगा। उस केस में कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं आएगा, उस केस में कोई रेंज वेंज नहीं बनेगा। लेकिन वो कब होता है, अगर इस टेनिस बॉल के पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो। इस केस में इस टेनिस बॉल के पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये दूसरा रिलेशन हमने लिखा। अब इस टेनिस बॉल का रोटेशनल मोशन का भी इक्वेशन लिखते हैं। अब इस इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एक इम्पल्सिव टॉर्क भी आएगा। कितना टॉर्क आएगा, बहुत अच्छे, वो आ जाएगा F इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। अब ये टॉर्क डेल्टा टी टाइम के लिए लगेगा, तो ये एंगुलर इम्पल्स हो गया। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, ये फोर्स है F, इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण टॉर्क लगा F इंटू आर, ठीक है। कितने टाइम तक ये टॉर्क लगा, डेल्टा टी टाइम तक। तो ये टॉर्क इंटू डेल्टा टी आपको एंगुलर इम्पल्स दे रहा है। इस एंगुलर इम्पल्स के कारण चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। कितना चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हुआ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। और ये जो एंगुलर इम्पल्स है
ये इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग जनरली नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस भी लगा देते हैं। और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² इंटू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ω1 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा। तो ये हमने तीसरा रिलेशन लिखा। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही है, छोटे छोटे इक्वेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये इक्वेशन क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन बहुत ही मिलता जुलता है। इस आर को हम लोग कैंसिल कर दे तो यहाँ आर आ ही जाएगा, ठीक है। और ये एफ डेल्टा टी ऊपर भी है, एफ डेल्टा टी नीचे भी है। तो इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, किस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इस रिलेशन की। तो एफ डेल्टा टी ऊपर है तो नीचे भी एफ डेल्टा टी आ ही रहा है। इस आर को और इस आर को कैंसिल कर देंगे, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ω1। उस रिलेशन को हमने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे एक आर था, उसको कैंसिल किया तो ये सब आ गया। तो अभी हमने 3 इक्वेशन लिखे हैं, अभी 2 इक्वेशन और लिख सकते हैं। कहाँ से आएगा वो 2 इक्वेशन, ये जो पॉइंट है ये तो प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि Vx और ω1 में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, Vx इज इक्वल टू आर टाइम्स ω1। तो आप देखिए ये रिलेशन भी चौथा रिलेशन आ गया। और पांचवा रिलेशन हो जाएगा कि Vy दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स यू। ये रिलेशन कहाँ से आया, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है, ये ग्राउंड है, इससे सेपरेशन का स्पीड Vy हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस स्पीड से ये टेनिस बॉल सेपरेट कर रहा है। स्पीड ऑफ अप्रोच क्या था, u था। तो हम लोग जानते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग ये लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू ई इंटू यू। अच्छा, ये जो पहला इक्वेशन हमने लिखा था ना, आप देखेंगे कि इस रिलेशन का इस क्वेश्चन में कोई खास यूज नहीं है। इस रिलेशन को मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, क्यों आता है। अब आप एफ डेल्टा टी है ही, इस दोनों को इक्वेट करिए और Vx को आर ω1 लिख दीजिए। तो जब इसको इक्वेट करिएगा तो बहुत सिंपल है, ये इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करिएगा। एम Vx इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम Vx की जगह लिखिए आर ω1 तो हो जाएगा एम आर ω1। अब आप क्या करिए इसमें, अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इधर भी एम आर है, इधर भी एम आर है, तो आपको ω1 और ओमेगा में एक रिलेशन मिल जाएगा और ω1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5 ओमेगा। तो इन दोनों रिलेशन से आप आसानी से ω1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने ω1 फाइंड कर लिया तो हम लोग अब Vx भी फाइंड कर सकते हैं। Vx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R टाइम्स 2/5 ओमेगा। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला रेंज क्या होगा। ये रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने इस बॉल का आफ्टर इम्पैक्ट वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, कितना है E टाइम्स यू। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, बहुत आसान है। ये Vy वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जब ये वापस नीचे गिरेगा तो Vy वेलोसिटी से ही नीचे वर्टिकल वेलोसिटी से गिरेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, आप ऐसे देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vy/g। ये तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा ही होगा। ये Vy से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर Vy से नीचे आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Vy माइनस Vy डिवाइडेड बाई कर दीजिए g, तो ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। तो 2Vy/g हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है वो भी हमने फाइंड कर रखा है, r इंटू 2/5 ओमेगा। तो टोटल ये जो रेंज r है इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस r इज इक्वल टू ये रेडियस 2/5 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया Vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स Vy/g। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है r इंटू 2/5 ओमेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये हॉरिजॉन्टल रेंज r मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी r इंटू 2/5 ओमेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 टाइम्स EU/5g। रेंज हो जाएगा 4/5 ओमेगा r/g इंटू EU।